हेलो एवरीवन गाइस, हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स न्यूमेरिकल कि आप लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करें, कैसे अप्रोच करें जिससे न्यूमेरिकल निकालने आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, फॉर एग्जांपल अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डील करने की अप्रोच देखेंगे। ठीक है, अब बात है सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके, आपके सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, एक होगा सोल्यूट, दूसरा होगा सोलवेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप पानी के अंदर चीनी घोलते हैं और फिर नींबू पानी बनाते हैं। अब जब चीनी आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो चीनी की अमाउंट लेस होती है, कम होती है पानी की कंपैरिजन में। पानी ज्यादा मात्रा में लेते हो आप, तो जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं सोलवेंट, जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं सोल्यूट। फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे सोल्यूट मैंने आपको दिखा रहे। अब इन सोल्यूट्स को किसी भी एक को आप पानी में डिजोल्व करते हैं, किसी भी सोलवेंट में क्या कर देते हैं, डिजोल्व, तो बन जाता है सॉल्यूशन और उसी में बन जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या पूछते हैं, आपसे ये पूछेंगे कि कितना सोल्यूट कितने पानी में आप डिजोल्व करें कि जो सॉल्यूशन है वो एक प्रॉपर कंपोजिशन का बन जाए, उचित सॉल्यूशन बन जाए जिसे आप लोग यूज कर सकें। जैसे चीनी उतनी डिजोल्व करेंगे पानी में कि एक प्रॉपर अमाउंट में डिजोल्व करें कि मीठा उचित हो जाए, ज्यादा मीठा ना हो कम भी ना रहे, बस बराबर बराबर मीठा। समझ पा रहे हो? ठीक, इसी बेसिस पे बनते हैं न्यूमेरिकल्स जो आपको निकालने होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाए। अब इसके लिए क्या करें, क्या अप्रोच रखें। देखो, सबसे पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा तो इनमें से कोई ना कोई आपको सोल्यूट मिलेगा। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई सोलवेंट मिलेगा, जनरली सोलवेंट होता है वाटर। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल निकालने का। क्या आपको ये बोला जाएगा कितने ग्राम चीनी कितने ग्राम पानी में डिजोल्व की जाए कि सॉल्यूशन इतनी कंसंट्रेशन का बन जाए। तो कुल मिला के सोल्यूट और सोलवेंट का कोई ना कोई वेट या मास आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन सोलवेंट के न्यूमेरिकल निकालने के लिए बी टर्म इस्तेमाल करते हैं सोल्यूट के लिए और ए टर्म होगी सोलवेंट के लिए। मैंने बोला वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट जिसे हम लिखेंगे WBC। W मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। अब न्यूमेरिकल में आपको वेट ऑफ सोल्यूट का पता करना होगा कितना दे रखा है, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 1.6 ग्राम यूरिया, 2 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, तो ये होती है वेट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोलवेंट कितना दे रखा है, वेट WA, वेट ऑफ सोलवेंट। ध्यान रखना केमिस्ट्री में मास और वेट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता, फिजिक्स में होता है। ठीक है, उसी को हम मास कर देंगे, उसी को वेट कर देंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, ओके। WA क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्वेंट। ओके, फिर MB, MB हम कहेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मतलब जैसे आपके पास सुक्रोज है, 1 मोल सुक्रोज का कितना मास होता है, 342 ग्राम। ये हो गया मोलर मास। ये आपको फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेट करना होता है, जैसे C12H22O11 फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, मास कैलकुलेट कर लो। कार्बन का 12, 12 बार 144, हाइड्रोजन का 1, 22 ग्राम, 11 इंटू 16 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 342 ग्राम। ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम मोलर मास। यूरिया का कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला होता है NH2CONH2। H2SO4 का 98 होता है, HO3 का कैलकुलेट करना, HCl का। ऐसी जो भी आपको सोल्यूट दे रखा होता है उसका मोलर मास आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक वीडियो है जिसमें मैंने मोलर मास कैलकुलेट कर रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आती है बात मोलर मास ऑफ सोलवेंट MA। ये आपको पता होना चाहिए। वाटर जनरली दिया जाता है जिसका मोलर मास होता है 18 ग्राम।
अब आप वेट का पता कर ले, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सोल्यूट का, सोलवेंट का, लिख लो अलग से, जो दे रखा है उसको टिक कर लो। फिर आप निकाल लेंगे वेट और मोलर मास का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स, मैंने लिख दिया एनबी, एनबी होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे, डब्ल्यू बी बाई मोलर मास, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, सिंपल। ये गिवन होंगे, बस मोलर मास से भाग करना है, सोल्यूट के मोलर मास और सोलवेंट से भाग कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब ये अप्रोच उसके बाद लगानी है। पहले स्टेप में ये पहचानो कि न्यूमेरिकल में क्या वेट सोल्यूट का दे रखा है, वेट सोलवेंट का दे रखा है, डन। फिर फॉर्मूले के बेस पे आप लोग पहले से ही याद रखेंगे इस बात को कि इन सोल्यूट का, ये इन कंपाउंड का मोलर मास ये है, ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट कर लो, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में निकालो नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के भी निकाल सकते हो, सोलवेंट के भी निकाल सकते हो, WA/MA निकल गई। अब फिर कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, उनको आप लर्न कर लो। जैसे मैंने बोला मोलैरिटी, क्या बोला, मोलैरिटी, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लेना है लीटर में, बस। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपसे मोलैरिटी पूछ लेते हैं, मोलैलिटी पूछ लेते हैं भाई, मोलैलिटी ये क्या होती है, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स को अब की बार वेट ऑफ सॉल्वेंट WA किलोग्राम से भाग कर दो, स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें जो जो दे रखा है उसको टिक करके आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सोल्यूट के, दोनों में देखो, एक में वॉल्यूम लेना है, एक में वेट किलोग्राम में लेना है, देख लो WA ये रहा, गिवन मिलेगा स्टेटमेंट में, पहचानना है, फॉर्मूले में रख दो, मोलैलिटी, मोलैलिटी आ गई। नॉर्मेलिटी पूछ लेते हैं, नॉर्मेलिटी ये क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने लिख दिया सीधा ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं भाई। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हुए कैसे निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट, सिंपल, क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूट के, ये सोल्यूट के होते हैं, लेने आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा या इक्विवेलेंट आ जाएंगे सोल्यूट के, यही मोलैरिटी होती है। अब आपको ये निकालना आना चाहिए, ये मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मूलों को याद रखना, इनका कंसेप्ट पता होना। आपको स्टेटमेंट में क्लियर कट दिया हुआ मिलेगा कि मैंने 1.6 ग्राम NaOH को डिजोल्व कर दिया 500 ml सॉल्यूशन में, बताओ मोलैरिटी क्या होगी, ये न्यूमेरिकल आएंगे आपके, सिंपल। जनरली मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी आपसे पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में, निकाल दो। अब जब आपकी इन चीजों की बहुत ही बेसिक तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है, फिर थोड़े और हाई लेवल के न्यूमेरिकल अप्रोच करो। अब आपकी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जनरली यही न्यूमेरिकल आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस में सेपरेट अलग अलग वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हुए करवाऊंगा आगे, जो कि आपको सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड। समझ पा रहे हो, बस। इसके बाद क्या है, देखिए आगे भी आप लोगों को 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम और उनकी इक्वेशंस, जिनके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। इन फॉर्मूलाज के अंदर सीधा वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या है अभी इसमें देखिए, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर अकेला वेपर प्रेशर दे दे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ही इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला होता है P0A यानी प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय P0A प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसका निकालना हो, जैसे सोल्यूट का निकालना चाहते हो तो ऊपर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर आप सॉल्वेंट का निकालते तो ऊपर Na हो जाता, नीचे Na प्लस Nb, ठीक है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये है।
अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं फॉर्मूले से तो किसके बराबर आती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ध्यान रखिए, निकाल दो बस। अब एनबी, Na प्लस एनबी आपको आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? वेट बाई मोलर मास, जिसका निकालना लगा दो। ओके, नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी से लिखते हैं भाई। ये बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस टीबी नोट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, इज इक्वल टू केबी इंटू में एम। केबी है जहां पे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इंटू में एम। एम होती है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी किसके बराबर होती है? एनबी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सिंपल, ये फॉर्मूला लगा दो। तो मतलब न्यूमेरिकल की अप्रोच फॉर्मूलों से ही है, वो आपको याद होने चाहिए। अब याद कैसे करेंगे? बार बार लिख के देखो, 51 बार लिख दो, 51 बार रिपीट कर लो एक फॉर्मूले को, भूलोगे नहीं आप। ठीक है, नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगेन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, अकेला बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, अकेला फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ के इक्वल है। ये किसके बराबर होता है? टीएफ नोट माइनस टीएफ। टीएफ नोट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट में आपको ये गिवन मिलेगा, यहां पुट करना है। सोलवेंट का ये, सोल्यूशन का ये। बॉइलिंग पॉइंट में पहले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फिर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये ध्यान रखिएगा। केएफ इंटू में एम। एम इज मोलैलिटी, केएफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर इनके बारे में, इन इक्वेशंस, इन फॉर्मूलों के बारे में आपको पता है तो स्टेटमेंट में यही तो दे रखे हैं और यही निकालने हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है जो अननोन है। हो गया न्यूमेरिकल सोल्व यार। आगे ओस्मोटिक प्रेशर, अगेन प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, ओस्मोटिक प्रेशर होता है। इसको हम पाई से लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू सी। सी जहां पे है मोलैरिटी, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। यहां पे मोलैरिटी किसके बराबर होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सोल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या पता आप लोगों से केवल डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट पूछ ले, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये भी दे दे, तो एक अननोन वैल्यू निकालनी होती है। तो न्यूमेरिकल्स में क्या सीन है? स्टेटमेंट को पढ़ो, अपना कंसेप्ट लगाओ कि क्या क्या होता है, जो पूछा है वो कोई ना कोई वैल्यू में मिलेगा। जैसे मान लो डब्ल्यू पूछे, ठीक, तो इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं तो है, हाँ, यहां अप्लाई कर दो, ये वाली वैल्यूज दे रखी लिख दो, फिर केवल कैलकुलेशन करनी होती है। आप लोग क्या करते हो? कैलकुलेशन का मन नहीं करता आप लोगों का, पहले डर जाते हो, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो। क्यों डरना? करनी है कैलकुलेशन, कैसे ही कर लो, गुना भाग ही तो करना है, समझ रहे हो? हाँ, बस इसी की प्रैक्टिस करनी होती है, न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में फिर एक फैक्टर आएगा फर्दर, वैन टू फैक्टर, जिसे आयोटा से लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब ये क्या सीन है समझिए, देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये हम प्रैक्टिकली गेन कर लेते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये चीजें बता देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाती है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो इस साइड वाली लिखी है ना, ये सारी की सारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट करके, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए ऑब्जर्व्ड को हम एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है एनबी नंबर ऑफ मोल्स, एक्सबी, केबी इंटू एम, केबी इंटू एफ, सीआरटी, ये हम खुद कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो क्या करना है अब आपको? इस वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे भाग कर दो भाई, जो रेशियो आएगा वो क्या बन जाएगा? आयोटा। यानी कि अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा से, 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 सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, रेशियो क्या बन जाएगा? आयोटा। तो इसके भाग में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू आयोटा, डेल्टा टी भाग में केबी इंटू एम इज इक्वल टू आयोटा, डेल्टा टी एफ भाग में के एफ इंटू एम इज इक्वल टू आयोटा,
पाई भाग में CRT इज इक्वल टू आयोटा। तो फिर पहले आपने ये 1 क्यों, ये आयोटा क्यों नहीं लिखा? समझो, ध्यान देना। क्या है, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयोटा की वैल्यू होती है 1। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जो आयंस में न टूटे, वो सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इसके लिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है? 1। यहां पे 1 रख दो तो x भी आ गया, या 1 रख दो, 1 रख दो 1। तो ये मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन लिख रखी थी पहले, समझ में आया? जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ये आयंस में ब्रेक नहीं करते, इनके लिए आयोटा की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आयंस में टूटते नहीं। ठीक है, अब मान लो आयंस में टूटने वाले हो तो, इलेक्ट्रोलाइट हो तो, जैसे NaCl, KCl, NaOH, KOH, AlCl3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आयंस में ब्रेक कर जाए, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब जो आयंस में ब्रेक कर गए ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उन्हीं के कारण तो आयोटा आया है मार्केट में। बोले इलेक्ट्रोलाइट टूटने के कारण नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएंगे, इसी कारण जो टूटता है। या देखिए ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट है जो जुड़ जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ये डाइमर बना लेते हैं, तो जुड़ने वाले भी है, टूटने वाले भी है। तो यानी कि अगर कहीं एसोसिएशन हो रहा हो तो आयोटा की वैल्यू होती है लेस देन 1। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एसोसिएशन आयोटा विल बी लेस देन 1, फॉर डिसोसिएशन आयोटा विल बी ग्रेटर देन 1, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयोटा विल बी 1। सिंपल, डायरेक्ट आंसर, सीधा सीधा हो गया न्यूमेरिकल। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है ये तो टूटते हैं और जुड़ते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं जुड़ते नहीं है, तो इनके लिए आयोटा की वैल्यू 1, सीधी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। बट अगर कोई टूटने और जुड़ने लग गया तो आयोटा आएगा, तभी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर पाएगी, अदरवाइज सही आंसर नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हो? तो आयोटा किसके बराबर होता है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो ये हो गए भी न्यूमेरिकल अप्रोच। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इन इक्वेशंस में आप आयोटा साथ में लिख दीजिएगा, आयोटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखना, दो फॉर्मूले हैं आयोटा को निकालने का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से निकालते हैं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटेगा या जुड़ेगा। अगर कोई टूट रहा है तो आप आयोटा -1/n-1 का फॉर्मूला लगा देंगे फॉर डिसोसिएशन। जैसे NaOH है, AlCl3 है, KCl है, KOH है, इनके लिए आप क्या करेंगे, आयोटा निकालने के लिए इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी मिलेगी, तो आप आयोटा -1/n-1 फॉर्मूला अप्लाई करें, यहां से आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हुआ। ठीक है, अगर एसोसिएशन का केस हो तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं आप, आयोटा -1 यहाँ पे n की जगह 1/n कर देना, कुछ नहीं करना, इसकी जगह क्या कर देना 1/n बस। ये फॉर्मूले हैं जिनको अप्लाई करके आप सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल निकाल लेंगे आसानी से। अब अगर इनके बारे में आपको पता चल जाता है तो न्यूमेरिकल सीधी वैल्यू तो रखनी है। तो आवर रोल हाउ टू अप्रोच टू आर न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है, कंसेप्ट को जानो, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, जो दे रखा है वो लिखो, जो अननोन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करके आपके निकालना है। अब ये कहां मिलेगा, ये चेक करो, टक टक टक, इस वाले फॉर्मूले में ये यहां मिलेगा, वहां उसकी वैल्यू रखो, सारे काम हो गए। अब काम रहता है कैलकुलेशन का। आप लोग कैलकुलेशन करने से डर जाते हैं, पहले से करना नहीं चाहते हैं कैलकुलेशन, नहीं गुना भाग नहीं करेंगे, तो क्या बात है यार, गुना भागी तो करनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही तो करना है, न्यूमेरिकल निकल जाएगा भाई, तो कर लो यार, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे, जस्ट सो सिंपल। माइंड का मेकअप बनाइए, सब कुछ हो जाता है भाई, सोचने से होता है, ये भी ध्यान रखना, करने से होता है, सोचने से भी होता है। पहले सोचने में रखिए, अपनी सोच में लाइए कि मुझे न्यूमेरिकल निकालनी है। क्या है ये न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है यार, वैल्यू रखूंगा आंसर आ जाएगा, इनमें तो याद करने की जरूरत नहीं होती ना, रट्टा मारना, क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या रट्टा मारोगे। तो न्यूमेरिकली तो अच्छी चीज है जो हमारे ज्ञान को बताती है, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल्स की अप्रोच जो कि मैंने आपको बता दी है ऐसे रखिए। न्यूमेरिकल्स ये खेल हो जाएगा यार। 12th में मुझे भी लगता था यार न्यूमेरिकल ये वो पता नहीं भाई, वो तो ऐसे लगते थे, अब देखते ये न्यूमेरिकल सॉल्व मत कर दो। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स निकालने, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।